आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल। सबसे बड़ा दंगल में आज 7वां पड़ाव। कोरोना के विकराल होते संकट के बीच आज पश्चिम बंगाल में 7वें फेज के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 5 जिलों की 34 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है। जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें कोलकाता, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और पश्चिम बर्धमान शामिल है। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक इस चरण में 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और समरसगंज के एक प्रत्याशी के निधन की वजह से 16 मई को अब वहां पर वोट डाले जाएंगे। मतदान के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए भी चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। और खास बात यह है कि इस बार राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर सीट पर भी वोटिंग होनी है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी मौजूदा विधायक और वो इसी क्षेत्र की मतदाता भी हैं। हालांकि ममता ने इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ा है और भवानीपुर सीट पर राज्य के विद्युत मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने इस सीट से अभिनेता रुद्रनील घोष को उतारा है, जो चुनाव से ठीक पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और साथ ही पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। 41 मिनट का वक्त हो चुका है वोटिंग शुरू हुए। वोटिंग को लेकर तैयारियां जबरदस्त है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग से पहले ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट में वो बताते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव का आज 7वां चरण है। लोगों से आग्रह है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करें। तो प्रधानमंत्री की ये बड़ी अपील ऐसा लगता है कि बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि पिछले चरण में हमने देखा था प्रधानमंत्री ने अपील की थी और उस अपील का असर ये हुआ कि 80% तक छठे फेज में मतदान हुआ। बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में आज भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी वोट डाले जाएंगे। ममता बनर्जी इस क्षेत्र की निवासी होने के साथ साथ इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं, लिहाजा वो आज अपना वोट भी यहां पर डालने आएंगी। खबर है कि सुबह 10 से 10:30 के बीच में हरीश मुखर्जी रोड स्थित मित्र इंस्टीट्यूट पर वोट डालने वो पहुंचेंगे और इसी जगह सुबह 7 से 8 बजे के बीच उनके भतीजे और डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी भी वोट डालने पहुंचेंगे। और इस तरह टीएमसी सांसद नुसरत जहां बेलीगंज में सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के बीच वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे और टीएमसी उम्मीदवार जून मालिया दोपहर 12 से 12:30 के बीच महादेवी शिशु विहार स्कूल में मतदान करेंगे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं भवानीपुर विधानसभा सीट से जुड़ जाती हूं, क्योंकि अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मालदा से। अमित, जरा बताइए, कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी 7 से 8 के बीच में आने वाले थे, तो अभी 8 बजने में तो महज 15 मिनट और कुछ सेकेंड्स ही बाकी हैं। कितनी देर में पहुंचने वाले हैं वो? देखिए प्रीति, बताया ये जा रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ पर अभिषेक बनर्जी पहुँच सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि वो जो है वो Z+ सिक्योरिटी के दायरे में उनकी सिक्योरिटी आती है। और इस वजह से देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखा दूँ, इस सड़क की तस्वीरें दिखा दूँ। और यहीं पर इसी सड़क से होते हुए अभिषेक बनर्जी जो है वो पहुँचने वाले हैं। और इस सड़क पर पूरी तरीके से सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम कर लिए गए हैं। इसी सड़क से होते हुए आने वाले हैं। और उसके बाद जो मित्र इंस्टीट्यूशनल स्कूल है, उस स्कूल में जो है वो यहाँ पर मतदान करेंगे। मैं यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए, लोग जो है सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ पर वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात है। शोभनदेव वो यहाँ पर टीएमसी के उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी का ये परंपरागत सीट है, लेकिन ममता बनर्जी इस बार जो है वो नंदीग्राम में उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दी थी। हमने वहाँ पर तस्वीरें दिखी थी। दूसरे फेज में वहाँ पर चुनाव हुआ था और उसके बाद ममता बनर्जी का बताया जा रहा है कि यहाँ पर दोपहर 2 बजे के बाद वो किसी भी वक्त दोपहर 2 बजे के बाद यहाँ पर वो पहुँचेंगे वोट अपना कास्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं महिलाओं को चेक करने के लिए महिला फोर्स यहाँ पर मौजूद है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्यूट किए गए हैं। बूथ के अंदर सड़क पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और शोभेंद्र जो टीएमसी से यहाँ पर चुनावी मैदान में है, वो ममता बनर्जी के काफ़ी नज़दीकी हैं, अभिषेक बनर्जी के काफ़ी नज़दीकी हैं। और भवानीपुर जो सीट है ये परंपरागत सीट है टीएमसी का। ममता बनर्जी यहीं से उम्मीदवार होती हैं, यहीं से वो बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी, जो कि उनके पूर्व लेफ्टिनेंट थे, वो बागी हुए,
उन्होंने ऐलान किया कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें चुनौती दिया नंदीग्राम में, और उसके बाद जो है इस सीट से शोभेन देव को जो है वो टिकट दिया गया है। और जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी थी बीते 6 चरणों में, महिला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल कर वोट कर रही है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी देखा जा सकता है। मित्र इंस्टीट्यूशनल स्कूल में यहाँ पर भी देखिए जो है महिलाएं जो है अंदर की तरफ है, और यहाँ पर पुरुष जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। काफ़ी वीवीआईपी इलाका है कोलकाता का, और यहाँ से महज इस बूथ से जो है बात करें तो अभिषेक बनर्जी का घर जो है महज 500 मीटर की दायरे में होगा। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से सुरक्षा बल यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। मुस्तैद इसलिए हो गया क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे कि आज 7वें चरण में 36 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर 2 उम्मीदवार जो हैं वो कोविड के शिकार हुए थे, उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद आज केवल 34 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और सभी 34 सीटों पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को डिप्यूट किया गया है। क्यूआरटी टीमों की लगातार यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। और देखिए ये बूथ नंबर 125 ही है ना, इस बात को जरा कंफर्म करिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, यही मुझे पूछना था, क्योंकि ये तस्वीरें आ रही हैं, ये भवानीपुर की तस्वीरें हैं बूथ नंबर 125 की, जो मैं दिखा रही हूँ, जो लगातार हमारे सहयोगी अमित भी दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों ही जो अधिकारी हैं चुनाव आयोग की तरफ से तैनात किए गए हैं, जो पोलिंग एजेंट जिन्हें कहा जाता है, उन्हें लगातार वहां पर निगरानी रखने को तो कहा ही गया है। अगर पुरुष वहां पर पहुंच रहे हैं तो पुरुष को खड़ा किया गया है, महिला एजेंट भी खड़ी हैं, ताकि महिलाओं को अगर जो मतदान करने आ रही है उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और एक एक कर देखिए जो फोर्सेस है उनकी भी तैनाती है, और बहुत ही स्मूथ तरीके से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इन मतदान की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। और जो प्रोटोकॉल है जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में किया वोटिंग से पहले, कि आप मतदान जरूर कीजिए, लेकिन उस प्रोटोकॉल का जो आज के वक्त की बहुत बुनियादी जरूरत है उसे अपनाइए, कोरोना प्रोटोकॉल को जरूर अपनाइए। एक और तस्वीरें आप देखिए, ये बीच वाले इस बॉक्स में आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार जो पोलिंग एजेंट है वो लगे हुए हैं। और खास तौर पर इन पोलिंग एजेंट में यहाँ पर आप देखिए इन तस्वीरों में यहाँ पर महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा नजर आ रही है, पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी संभालती हुई, और लोगों को बता रही हैं कि भाई आपको इस तरह से वोट करना है, आपको कहाँ वोट करना है वो आप तय कीजिए। लेकिन तरीका ये, कईयों को दिक्कत भी आती है, कई बार वोट करने वाले। अमित हमारे साथ चल रहे हैं। अमित कुछ बता रहे हैं आप जानकारी? देखिए जैसा कि मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि यहाँ मूवमेंट शुरू हो गया, शायद अभिषेक बनर्जी यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखिए मूवमेंट शुरू हो गया, अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी यहाँ पर पहुँच गई। जैसा कि हम लगातार बता रहे थे कि जेड प्लस सिक्योरिटी है अभिषेक बनर्जी का, और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में अभिषेक बनर्जी पहुँच चुके हैं अपने वोट कास्ट करने के लिए। दादा अभिषेक दा क्या अभिषेक दा क्या कहेंगे आज आप वोटरों को? वोट के बाद बात करेंगे, ऐसा अभिषेक बनर्जी ने यहाँ पर कहा है कि वो वोट कास्ट करने के बाद यहाँ पर बात करेंगे। अभिषेक बनर्जी यहाँ पहुँच गए थे, जो उनका तय कार्यक्रम था यहाँ पर कि वो 7:30 से 8 के बीच में पहुँचेंगे, वोट कास्ट करने के लिए पहुँच गए हैं, अंदर जा चुके हैं अभिषेक बनर्जी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से उनका तय कार्यक्रम था कि 7:30 से 8 के बीच में वो पहुँचेंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर वो पहुँचे हैं। और ममता बनर्जी का ऐसा बताया जा रहा है कि वो 3 बजे के बाद वो पहुंचेंगी, क्योंकि 12:30 बजे उनका रैली है। 12:30 बजे उस रैली को करने के बाद जो है वो 3 बजे के बाद यहाँ पर वो पहुंचेंगी। अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा, जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पहले वो अपना वोट कास्ट करेंगे, और वोट कास्ट करने के बाद वो आएंगे बाहर, जब निकलेंगे तो वो हमसे बात करेंगे। मैं एक बार अंदर की तस्वीरें पंकज से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। देखिए इस वक्त जा चुके हैं अंदर, यहाँ पर अभिषेक बनर्जी जा चुके हैं अंदर अपना वोट कास्ट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहाँ पर तैनात है। महिला को भी तैनात यहाँ पर इसलिए किया गया क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की तादाद लगातार बढ़ रही है, वोटिंग परसेंटेज में अगर आप देखें तो महिलाएं जिस तरीके से घर से बाहर निकल रही है, तो उसी वजह से जो है यहाँ पर महिलाओं को भी यहाँ पर डिप्यूट किया गया है सुरक्षा के इंतजाम से भी। और अभिषेक बनर्जी जो है इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए अंदर पहुँच गए हैं। शोभेन देव जो कि विद्युत मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो इस बार यहाँ पर चुनावी मैदान में है टीएमसी के टिकट से। तो वहीं ये परंपरागत सीट रहा है ममता बनर्जी का। प्रीति ममता बनर्जी यहीं से विधायक थी, लेकिन इस बार वो नंदीग्राम गई थी। जिस तरीके से उन्हें चुनौती दी गई शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, देखिए मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर जी मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए
अभिषेक बनर्जी निकल के दूसरे रूम में गए हैं, इस वक्त दूसरे रूम में गए हैं अभिषेक बनर्जी। तो जाहिर तौर पे जैसे ही वो बाहर निकलेंगे वोट कास्ट करके प्रीति हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल भवानीपुर जो सीट है वो इस बार सुर्खियों में इस वजह से सामने आई क्योंकि ये परंपरागत टीएमसी और खास तौर पर ममता बनर्जी की सीट जहां से वो विधायक अभी भी हैं। लेकिन सच ये है कि ये भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम जाने का ये जो पूरा सफर था ये ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि बार बार बीजेपी ये उन पर दबाव बना रही थी। ये कहा जा रहा था कि आप अगर दो जगह से चुनाव लड़ती हैं तो साफ संकेत है कि आपको हार का डर है। और इस ओपन चैलेंज को ममता बनर्जी ने स्वीकार किया और उन्होंने भवानीपुर सीट को छोड़ा और उनकी सरकार के विद्युत मंत्री उस जगह से इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं और उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा है। तो ये टीएमसी में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। हालांकि बीजेपी इस नैरेटिव को इस तरह से देखती है। बीजेपी का कहना है कि भवानीपुर में लगातार जो साख थी ममता बनर्जी और टीएमसी की वो घट रही थी और इस वजह से उन्होंने एक सुरक्षित सीट को चुना जो कि नंदीग्राम थी। नंदीग्राम वो इलाका जो उनके लिए अपने इस पूरे सियासी सफर के लिए महत्वपूर्ण रहा है। अमित जी अभिषेक बनर्जी वोट कास्ट करके यहाँ पर निकल चुके हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक बनर्जी से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक क्या कहना है? Sir, how confident of a victory are you sure of for this Tribal Congress this time? Sir, how confident of a victory are you sure of for this Tribal Congress this time? I'm extremely confident from whatever little I've gathered by meeting people across the length and breadth of the state. And there are two more phases of polling left. Today we are on the 7th phase of the polling. And Bengal has already completed polling in about 230 odd seats. And from whatever little I have gathered, in my own experience and wisdom, I am extremely confident that Mamata Banerjee is going to come back with 2/3 majority. So you've been on ground. The COVID situation is a worrisome one. Yesterday, West Bengal broke record. কি মনে হচ্ছে এই লাস্ট ফেজ মানে লাস্ট বাট ওয়ান ফেজে কি মনে হচ্ছে, কি আশা আপনার এবারে ভোট নিয়ে? না, যা ভোট হয়েছে তার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৃণমূল কংগ্রেস পেয়ে গেছে। আমি এ নিয়ে আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি। এখন তো সংখ্যা বাড়ানোর নম্বর, এখন কিভাবে আমাদের সিট বাড়ানো যায় এবং আমি বারবার যেটা প্রথম দিন থেকে বলেছি আজও সেটা বলছি, 2/3 বেশি আসন নিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার তৈরি হতে চলেছে এবং গণদেবতা মানুষের উপর আমাদের আস্থা রয়েছে। মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক, আগামী 2 তারিখ যখন ফল ঘোষণা হবে আপনারা দেখতে পাবেন। Sir, how worrisome is the COVID situation? 15,000 plus cases yesterday. We are every day recording a high case here in West Bengal. In Kolkata alone, 3,000 over 3,000. It's not about West Bengal. We have seen the second wave and spike in the entire country. But the unfortunate thing is when we see at the sad state of affairs in the country that despite knowing that a second wave could happen, the leaders, the Prime Minister, the central government should have rolled up their sleeves and pulled up their socks. They should have been prepared to face the situation where the oxygen is being diverted. 9,000 metric tons of oxygen has been exported in one financial year to different countries. You have sent testing kits to different countries. You have not gone for the proper vaccination drive. You should have gone to every people in mission mode. You're exporting vaccine outside the country, keeping your people, ignored and from keeping your people ignored and aside from all the benefits of the central government. This is extremely unfortunate. I think COVID has exposed a crumbling healthcare system and how the central government is ignored is extremely alarming. Every day we are seeing number of cases spike and every day we are losing our citizens. 2000 तो अभिषेक बनर्जी को आप सुन रहे थे जो वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। उन्होंने बड़ा हमला बोला है मौजूदा केंद्र सरकार पर और कोरोना को लेकर
जहां उससे पहले उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया कि दो तिहाई बहुमत से ममता सरकार दोबारा वापसी करेगी। वहीं दूसरी तरफ कोरोना पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये हालात पश्चिम बंगाल में नहीं है बल्कि पूरे देश में। और सच तो ये है, उनका सीधा हमला था केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार को जो पिछले साल के कोरोना के हालात थे उससे सबक लेना चाहिए था, लेकिन वो नींद में सोती रही। और अब आलम यह है कि आउट ऑफ कंट्रोल चीजें इस वक्त भारत में हो रखी है, जिसको लेकर बहुत उन्हें दुख वो जता रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बार फिर से आश्वासन दिया है कि हम जिस तरह के 7वें फेज में पहुंच चुके हैं और जिस तरह भी सिर्फ एक फेज बचा हुआ है, 7वां चल रहा है, 6 फेज हो चुके हैं, 2/3 2/3 मेजॉरिटी से ममता सरकार बनने वाली है। अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर यह दावा किया है जब वो हारता है वो ये सब अभियोग करता है, जो हारता है वो ये सब बोलता है, उसको कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि बीजेपी हार रही है। Sir, yesterday the election commission had given a letter to Chief Minister Mamata Banerjee. কোনো এরকম প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, বেছে That বেছে is কাউকে false অ্যারেস্ট and করা হচ্ছে না। misleading. This is the response to Misleading Chief একটা- Minister's allegations that she's made, Is there- showing the WhatsApp chats between I have the... nothing to say in particular about any person from the EC. দেখুন, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে যা বলার ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে এবং বাংলার মানুষের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার এদের ভূমিকা কী। যেখানে দৈনিক 3.5 লাখ সংখ্যা হচ্ছে সারা দেশে, বাংলায় যেটা আপনারা একটু আগে বলছিলেন 13,000 14,000 কেস, সেখানে নির্বাচনকে আলাদা আলাদা করে ভাগ করা, 8টা ফেজে নির্বাচন করানো, মানুষের অসুবিধা করে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক দলকে সুবিধা করে দেবে বলে। तो নির্বাচন अभिषेक কমিশনের बनर्जी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और जब वो वोट कास्ट करके बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि 2/3 बहुमत से एक बार फिर से ममता सरकार बनने जा रही है और उन्हें बहुत अच्छा इस वक्त असर दिख रहा है टीएमसी को लेकर। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर जब बीजेपी पर सवाल किया गया कि वो किस तरह के आरोप आप पर लगा रहे हैं और आप इस बार वापसी नहीं करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि जो ज्यादा बयानबाजी करते हैं उसका सीधा मतलब ये निकाला जाए कि वो हार रहे हैं। तो बीजेपी की हार का दावा और टीएमसी की जीत का दावा करते हुए अभिषेक बनर्जी भतीजे हैं ममता बनर्जी के। टीएमसी में कहा जाता है कि ममता के बाद अगर दूसरे नंबर का कोई शख्स है तो वो यही शख्स है अभिषेक बनर्जी, जिनकी वजह से ये भी कहा जा रहा है बीजेपी और तमाम वो लोग, शुभेंदु अधिकारी से लेकर सांसद और पूर्व मंत्री और मौजूदा मंत्री तक, जो छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त एक ही व्यक्ति की ममता बनर्जी सुनती हैं, जिस वजह से कुछ भी बच नहीं रहा है टीएमसी में। और इसी के तहत अभिषेक बनर्जी ने वोट कास्ट किया। एक बार फिर से बता दें, 2/3 बहुमत के साथ जीत का दावा, टीएमसी और ममता सरकार की वापसी का ऐलान उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त उन्होंने सीधा हमला मौजूदा सरकार पर भी किया कोरोना पर लेकर। लेकिन अमित 2/3 बहुमत का दावा जरूर अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनौती इस बार जो बीजेपी ने उन्हें दी है, राह इतनी ही आसान दिखती है जितने कॉन्फिडेंस के साथ अभिषेक बनर्जी कह रहे थे? देखिए, अभिषेक बनर्जी का साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से हर एक फेज में बीजेपी जो है वो टीएमसी पर आरोप लगाती रही है कि उनके एजेंट को नहीं बैठने दे रहा है, कि टीएमसी हिंसा करे, ये साफ दर्शाता है कि उनकी कितनी बुरी तरीके से, अभिषेक बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के बहुत बुरी तरीके से हार होने वाली है, 2/3 मेजॉरिटी से टीएमसी सत्ता में आने वाली है। और कोविड को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार कह रही थी कि सभी फेजों का चुनाव, जो बाकी 3 फेज थे उनका चुनाव एक साथ हो जाना चाहिए, तीसरा आखिरी के 3 फेज हुए, उसके बाद बोले कि आखिरी के 2 फेज एक साथ हो जाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। अब सेकंड लास्ट फेज का हो रहा है, तो जाहिर तौर पे कोविड को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर करारा हमला किया है। और एक बार फिर अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से वो लगातार अपनी चुनावी रैलियों में दावा करते रहे हैं, उसी तरीके से एक बार फिर अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि टीएमसी की सरकार जो है एक बार फिर से जो है राज्य में वो बनने जा रही है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनने जा रही है। और ये बनने इसलिए जा रही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है, लगातार बीजेपी के एजेंट बूथों पे नहीं बैठ पा रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि जो राज्य में सरकार बनने वाले हुए, एक बार फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, तीसरी बार सरकार बनेगी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी। और इससे पहले आपको बताऊं कि जिस तरीके से कोविड को लेकर अभिषेक बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार पर हमला किया है कि कोविड के जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, अब कोविड को लेकर खुले तरीके से जब वो रैलियां करते हैं अभिषेक बनर्जी, तो उस रैलियों में भी वो कह चुके हैं, लोगों को कोरोना नियम पालन करने के लिए कहते हैं
हैं। और यहाँ पर जैसे ही वोट उन्होंने कास्ट किया, वोट कास्ट करने के बाद कोविड को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर करारा हमला किया, क्योंकि जिस तरीके से बीते कल भी हमने देखा था ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर सवाल उठाए गए थे सूबे की सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से सवाल उठाए गए थे। और ठीक वही बातें कहीं ना कहीं ममता यहाँ पर अभिषेक बनर्जी जो है वो रिपीट करते हुए और ये एक बार दोहराते हुए कि 2/3 मेजॉरिटी से ममता बंदोपाध्याय की सरकार जो है एक बार फिर यानी तीसरी बार जो है राज्य में बन रही है। हालांकि बीजेपी का अपना ही कहना है, बीजेपी का कहना है कि एक फैक्टर और है जिस पर अभिषेक से सवाल पूछा जाना चाहिए था कि पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट 45% कोविड केसेस में हो गया है और इसके लिए आपकी रैलियां कितनी जिम्मेदार है, ये सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए था। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, वोटिंग की जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए। बिल्कुल, हम सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकती हैं कि यहाँ के महिलाओं में कितना उत्साह रहता है, चाहे वो पहले फेज की बात हो या फिर आज 7वें फेज की जब वोटिंग हो रही है तब की बात हो। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं, एक तरफ महिलाओं की कतार है तो दूसरी तरफ पुरुष की कतार है। पुरुष की कतारें छोटी ज़रूर दिख रही हैं लेकिन महिलाओं की कतार धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। और इस हाई स्कूल ग्राउंड में 6 बूथ है और 6 बूथ पर आपकी जहां नज़रें जाएंगी महिलाओं की कतार ज़रूर बड़ी दिखाई देंगी। और एक और तस्वीर जो दूसरा बूथ है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर देखिए महिलाओं की कतार धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो गजोल है, यहाँ पर महिलाओं में खासा उत्साह सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। जब लोग अपने घरों से निकले हैं और बूथ तक पहुंचकर पहले मतदान और फिर जलपान की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, कोरोना काल में इस बार चुनाव हो रहा है, ऐसे में बूथ के अंदर जाने से पहले जो लोग भी वोटर यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है और जो मास्क नहीं पहने हैं उनको मास्क दिया जा रहा है और उसके बाद हैंड ग्लव्स देने के बाद फिर उनको अंदर जाने की इजाज़त है। तो कोरोना नहीं फैले इसको लेकर भी एहतियात बरते जा रहे हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं जहाँ पर यहाँ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल जब तैनात हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं निश्चिंतता का भाव भी दिख रहा है और यही वजह है कि लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और एक और तस्वीर आपको गेट की दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर देखिए ये लंबी कतार, धीरे धीरे जो कतारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जिले में हम अभी मौजूद हैं, मालदा, जो आम के लिए जाना जाता है और देश के किसी भी हिस्से में चले जाइएगा तो मालदा आम का ज़रूर चर्चा होगा। और मुझे इन कतारों को देखकर ये लग रहा है कि जैसे वोट खत्म होगा ज़रूर यहाँ के मत प्रतिशत को लेकर भी चर्चा जरूर होगी। मैं रोक रही हूँ, एक बुजुर्ग महिला वोट कास्ट करके निकली है। अमित हमें वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से हमने महिलाओं की भागीदारी इस चुनाव में देखा था, ठीक देखिए किस तरीके से ये बुजुर्ग महिला है जो कि वोट करके, और इस तरीके की तस्वीरें जो हैं केवल यहीं से नहीं है, इस तरीके की तस्वीरें हमने बीते 6 चरणों में देखा है। एज क्या होगी दादी की? 89। सबसे पहले आके वोट किया है? सबसे पहले 7 बजे आके लाइन में खड़ी हो गई थी? 7 बजे? मुद्दे क्या क्या है आपके इलाके के? मुद्दे क्या क्या? क्या वोट करते समय क्या जहर में था आपके? কি ছিল মনে যখন ভোট করছিলেন? কিছুই না, মনে আমি ভোট দিতে এসেছি, ভোট দেবো চলে যাবো, वोट देवो चलो। तो ये तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं। मैं आप पंकज से कहूँगा कि ये तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से ये सीनियर सिटीजन जो है सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकली, उनकी बहू जो है उनके साथ हैं, उनको लेकर यहाँ पर पहुँची थी वोट करने के लिए। और महिलाओं की जो तादाद है, मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊँ तो महिलाओं की जो तादाद है वो गृहिणियाँ जो हैं, हाउसवाइफ्स जो हैं वो घरों से बाहर निकल रही हैं और बिना ब्रेकफास्ट किए हुए बाहर निकल रही हैं। ये तस्वीरें जो हैं केवल भवानीपुर की ही तस्वीरें नहीं है, ये अत्यंत वीवीआईपी इलाका है। और यहाँ के आसपास की जो बालीगंज सीट है प्रीति, जो बालीगंज सीट यहाँ से महज थोड़ी दूरी पे है, उस बालीगंज सीटों पे भी यही खबरें आ रही है कि महिलाओं की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। वहाँ पर पुरुषों के मुकाबले बालीगंज सीट पे महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा तादाद में वोट कर रही हैं। मैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो यूथ हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, वो भी किस तरीके से यहाँ पर वोट करने के लिए यहाँ पर वो जाती हुई यहाँ पर तस्वीरों में देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार देखिए, मैं एक बार ये कई बूथ हैं यहाँ पर, दूसरे बूथ का मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए आपको महिलाएं ही दिखेंगी यहाँ पर, महिला किस तरीके से अंदर जाती हुई पूरे चेक करवा के। और तो ये तस्वीरें केवल भवानीपुर की नहीं है प्रीति, इसके बगल में ही बालीगंज सीट है साउथ का, उस बालीगंज सीट पे भी इसी तरीके से महिलाएं अपने घर से बाहर निकली हैं, वोट कर रही हैं। सीनियर सिटीजन जो 80 प्लस वाली है, 60 प्लस वाली नहीं प्रीति, 80 प्लस वाली वो महिलाएं जो हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँची हैं।
किसी की बहू है, किसी की बेटी है उनके साथ, और वो वहाँ पर लाइनों में खड़े होकर वोट करके उसके बाद वहाँ पर निकले। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से हमने बीते फेज़ों में देखा, जिस तरीके से छठवें फेज़ में देखा 80% मतदान प्रधानमंत्री ने सुबह अपील की, और उसके बाद 80% मतदान हुआ। उसके बाद आज 7वें चरण में प्रधानमंत्री ने अपील की है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा। तो जाहिर तौर पे जो वोट परसेंटेज है, जिस तरीके से हमने बीते फेज़ों में देखा था, इस बार भी उसी तरीके से वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी देखी जाएगी। और ये जबरदस्त तस्वीरें हैं कि आप सोचिए कि जिन्होंने आजादी के समय का वक्त देखा, वो आज लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंच रही हैं। 90 में 1 साल कम, सोचिए 89 की उम्र की महिलाएं भी पहुंच रही हैं। तो ये अपने आप में लोकतंत्र की खूबसूरती को ही दर्शाता है। मैं एक बार फिर से चलती हूँ चंद्रमोहन के पास। चंद्रमोहन, इस बार जिन 5 जिलों की 34 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां पर ये अगर 2016 के चुनाव की मैं बात करूं तो वहां पर टीएमसी से ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो लेफ्ट था, क्योंकि लेफ्ट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तकरीबन 22 के करीब। तो इस बार इन सीटों पर बीजेपी के लिए 2016 में तो कुछ नहीं था, लेकिन इस बार के चुनाव में 2021 में बीजेपी को क्यों ऐसा लगता है कि ना टीएमसी ना लेफ्ट, सिर्फ वही होगी? बिल्कुल, देखिए मालदा की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन के तौर पर बीजेपी की ये सीटें मानी जा रही हैं, और यहाँ पर कैलाश, और तो इसके ऊपर सर आपका टिप्पणी क्या होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले भी कोरोना हुआ यहाँ पर और बहुत तेज़ी से फैला था। उस वक्त तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए थे, और अब प्रधानमंत्री जी के नाम पर वो स्वयं, उनके सरकार, उनके अधिकारी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को दोष दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि कोरोना रोकने के लिए कार्रवाई करे, कम से कम इस प्रकार आरोप लगाकर अपने फेल्योर को छिपाने की कोशिश नहीं करे। पहले सेंट्रल फोर्स का घेराव का बात किया था, अभी पुलिस का, स्टेट पुलिस को बोल रहा है, उसको घेराव का बात कर रहा है मुख्यमंत्री। कैसे? देखिए, चुनाव वो हार चुकी हैं, वो नंदीग्राम से। देखिए, ममता जी के बयानों को अब 2 भागों में विभाजित करिए, एक नंदीग्राम का चुनाव के पहले के और एक नंदीग्राम के चुनाव के बाद। नंदीग्राम के चुनाव के पहले की ममता जी के बयान कुछ और होते थे, नंदीग्राम के बाद के बयान फ्रस्ट्रेशन वाले बयान, क्योंकि उनको पता लग गया नंदीग्राम में हार चुकी हैं, और उसके बाद से जितने भी बयान दे रही हैं सब फ्रस्ट्रेशन वाले बयान हैं, और इसलिए उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया, ज़मीन उनकी खिसक गई, उनको पता लग गया कि जनता ने उनका वास्तविक चेहरा पहचान लिया। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर बड़ी कमान संभाले हुए थे इन चुनावों के दरमियान। उन्होंने कहा कि जब पूछा गया उनसे कि रैलियों की वजह से किस तरह से कोरोना फैला, और पीएम मोदी पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कोरोना तो पिछले साल भी था, इस बार प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, पिछली बार किसकी वजह से हुआ था। मैं चलती हूँ, चलिए चंद्रमोहन की तरफ। चंद्रमोहन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कैलाश विजयवर्गीय आ गए तो मुझे रोकना पड़ा था आपको। बिल्कुल, देखिए जिसकी चर्चा आप कर रहे थे उसमें जो जिन सीटों पर अभी चुनाव हो रहा है, वहां 1977 से 2006 तक सीपीआई का कब्जा रहा है, और उसके बाद फिर कभी सीटें बदलती रहती हैं यहाँ पर, कभी कांग्रेस के पाले में, कभी टीएमसी के पाले में। लेकिन इस बार कई ऐसे नेता हैं जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए, जो विधायक थे, और ऐसे में जो यहाँ की दीपाली विश्वास थी, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, गजोल विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ दीपाली विश्वास टीएमसी से विधायक थी और वो अभी बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। ऐसे कई ऐसे नेता हैं जो इस इलाके के मजबूत माने जाते हैं, और उनके कहने पे वोटर जो है वो टर्नआउट होते हैं। ऐसे में बीजेपी अपने आप को काफ़ी मजबूत इन इलाकों में खुद को देखती है, क्योंकि कभी इस इलाके में सीपीआई तो कभी कांग्रेस तो कभी टीएमसी, किसी एक का गढ़ या नहीं रहा है। कभी 1977 में यह इलाका सीपीआई का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब वो मिथ धीरे धीरे खत्म होते दिखाई दे रहा है, और बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर यह दावा है कि जो वो जिस तरह से लोगों के बीच गए हैं और जिस तरह से उनका चुनाव प्रचार रहा है, कहीं ना कहीं इन इलाकों में सेंध लगाने में वो अपनी कामयाबी हासिल करेंगे। और आपको सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ के लोगों में, गजोल के लोगों में सुबह सुबह उत्साह देखने को मिल रहा है। जब लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकले
निकले हैं और बूथ तक पहुंचकर और वोटिंग करके फिर अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी कहीं ना कहीं बीजेपी को आत्मविश्वास से लबरेज कर रही है और यही वजह है कि कहा जा सकता है कि जो ये इलाका है, जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रहे हैं, उनमें बीजेपी आगे दिखाई दे, जैसा कि बीजेपी के नेताओं का दावा है। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से उनके नेता और खासकर जो टीएमसी के कभी साथ हुआ करते थे, वो उनका साथ छोड़कर और बीजेपी का दामन थाम लिए, तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव इन इलाकों में जरूर दिखाई देगा। और बीजेपी के नेता तो खास तौर पर मालदा को लेकर इसलिए उत्साहित हैं कि यहाँ के आम काफ़ी मीठे होते हैं और माना जाता है कि लोग में भी उस मिठास का असर देखने को मिलता है। ऐसे में बीजेपी भी इसका स्वाद चखने के लिए आमादा है और नेताओं का भी यह मानना है कि वो इस बार मालदा का जो स्वाद होता है वो जरूर उनके जुबान तक पहुंचेगा और वो मिठास उनको महसूस भी होगा। तो ये जो मालदा का स्वाद है, ये कौन सी पार्टी ज्यादा महसूस कराती है मालदा के लोगों को, ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इस बार देखिए, एक जो चंद्रमोहन ने बात बोली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कि टीएमसी और भले ही लेफ्ट के इलाके भले ही रहे हों, लेकिन सच तो ये है कि इस बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कद्दावर नेता हैं, वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं और उनका बड़ा इम्पैक्ट होगा इस बार के चुनाव में। तो तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देखते रहिएगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सबसे बड़ा दंगल का 7वां पड़ाव, हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर।